Assalamualaikum. Welcome to Mumra TV and to our special episode Surviving Cancer. हमने एक कहावत इंसान को लेकर अक्सर सुनी है कि इंसान गलतियों का मुजस्समा है, गलतियां इंसान से ही होती हैं। लेकिन इस्लाम में, हमारे मज़हब में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया गया। अशरफुल मखलूकात का मतलब अगर हम समझ लें तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि सुपीरियर टू ऑल क्रिएशंस, अल्लाह ताला की बनाई गई हर मखलूकात से सुपीरियर हैं हम। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें जहन दिया गया, हमें महसूस करने की ताकत दी गई, हमें सही गलत को समझने की ताकत दी गई है। लेकिन हम अपने आप को सिर्फ लिमिट कर लेते हैं उस मुहावरे के साथ कि जहाँ कहा जाता है कि इंसान तो गलतियों का मुजस्समा है। लेकिन सही मानों में इंसान होना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सही इंसान वो है जो अपनी गलतियों को सुधारे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाए। वही इंसान को जिंदा कहा गया है जो खुद में चेंजेस लाता है, खुद में इम्प्रूवमेंट लाता है, जिसमें अडेप्टेबिलिटी होती है। ऐसे ही एक शख्स से हमारी मुलाकात हुई, मुमरा टीवी की टीम की मुलाकात हुई मिस्टर शब्बीर सूरत वाला, जिन्होंने अपनी आदतों के जरिए खुद को इतना बीमार कर लिया था कि वो शायद आज हमारे साथ मौजूद नहीं होते। लेकिन उन्होंने अपने आप को जब ये महसूस किया कि मैं अशरफुल मखलूकात में से हूँ और मुझे अपनी इन गलतियों को सुधारने का खुद को मौका देना चाहिए, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अपनी गलतियों को उन्होंने सुधारा। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ दुनिया के सामने अपनी कहानी रखना चाहते हैं, ताकि लोगों तक उनकी बातें पहुंचे और लोग मोटिवेट हो और अपनी वैल्यू को समझें। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम शब्बीर सूरत वाला है। मैं मुंबई शहर मुमरा का रहने वाला हूँ। आज मैं आपसे मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे दिनों के बारे में ये वीडियो के ज़रिए शेयर करना चाहता हूँ और आप सभी के बीच में कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे पे गुजरी है वो और किसी इंसान के ऊपर गुजरे। मुझे आज से 1 साल पहले कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हुई और ट्रीटमेंट के दौरान मुझे कितनी तकलीफ़ें हुई है, और ये तकलीफ़ें सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है बल्कि मेरे परिवार वालों को भी तकलीफ़ें हुई है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ी है उनको, और इतना सब करने के बाद भी कुछ कठिनाइयाँ आज भी दूर नहीं हुई है। द मेन रीज़न जिसकी वजह से मुझे कैंसर हुआ वो मेरी आदत है, जो मुझे कॉलेज के टाइम पे लगी थी, जिसको आज के ज़माने के लोग फैशन बोल के चलाया जाते हैं, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, शराब, और ये सब छोड़ के भी मुझे करीबन 12 साल हो चुके हैं। उसके बाद में मुझे ये कैंसर हुआ, और ये सब चीज़ों की वजह से मैं आज भी पछता रहा हूँ भाई। पहले मुझे गले में एक गांठ हुई थी। मैं कभी नहीं सोचा था कि कैंसर की रूप लेगी। मैं समझा कि ये नॉर्मल गांठ होगी। तो मैंने मुंबई में 3 से 4 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इनका इलाज करवाया। डॉक्टर दवाइयाँ देते थे, ठीक हो जाता था, उसके बाद में वापस वही तकलीफ़ होती थी। फिर मैं बहुत ही परेशान हो गया। कोई भी डॉक्टर ये गांठ को कैंसर की गांठ समझ के पहचान ही नहीं पा रहे थे। फिर मैं डॉक्टर हकीम बारोत के पास गया
वो प्रिंस अली खान में सर्जन है। उन्होंने मुझे FENC टेस्ट करने के लिए कहा, जिसका करीबन बम्बई में करने से मुझे 3,500 से 4,000 रुपया खर्चा होता था। मैं पैसे बचाने के चक्कर में वो टेस्ट मुमरा के कालसेकर हॉस्पिटल में करवाने के लिए आया। करीब 500 रुपीज़ एक टेस्ट का लगा। 2 मरतबा ये टेस्ट हुई, फिर भी 3-4 हफ्ते में उनका कुछ नतीजा नहीं निकला। इतनी लंबी सुई यहाँ गले में मारते थे और एक पस जैसा निकालते थे। इतनी तकलीफ़ें होती थी, मेरी आँख से आंसू बहते थे। फिर भी वो रिपोर्ट उनसे सक्सेस नहीं हुआ। उन्होंने कहा वापस करना पड़ेगा। मैंने इतनी कठिनाइयाँ भाई होते हुए भी कहा कि ब्लड टेस्ट होता तो मैं करवा लेता था, पर ये घाट इतनी अंदर सुई मारते थे कि बहुत तकलीफ होती थी। तो मैंने वो FNC टेस्ट नहीं करवाया। फिर मैं वापस डॉक्टर हकीम बारोट को फ़ोन किया तो वो बॉम्बे से आउट ऑफ बॉम्बे गए हुए थे। उन्होंने मुझे सैफी हॉस्पिटल में डॉक्टर सुत्तर वाले से कांटेक्ट करने को कहा। मैं उनके पास गया, उन्होंने चेक किया, फिर मुझे कहा कि शब्बीर भाई हम MRI टेस्ट करवाएंगे। भाई MRI टेस्ट करवाएंगे वो तो कुछ बड़ी बात मेरे लिए थी, पैसे वालों के लिए कम हो सकती है। करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये वो MRI टेस्ट का था। फिर भी मैंने और मेरे बेटे ने हिम्मत रख के बोला ठीक है करवा लेते हैं। MRI टेस्ट करवाने के बाद उसका रिपोर्ट आया तो उसमें डिडक्ट हुआ कि शायद ये कैंसर हो सकता है। हम दौड़ते हुए हकीम बारोट के पास में MRI टेस्ट का रिपोर्ट लेके पहुँचे सैफी प्रिंस अली खान हॉस्पिटल। डॉक्टर हकीम बारोट ने देखते हुए ही रिपोर्ट देखे, सब देखने के बाद में कहा कि ये मेरे हाथ का केस नहीं है, आप ENT डॉक्टर KKSG के पास जाइए। प्रिंस अली खान में उसने वहीं बैठते थे डॉक्टर इजी, उनके पास गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर इजी ने बिठाया, मैं और मेरा बेटा और मेरी बहू जो प्रेग्नेंट थी, फिर भी बेचारी मेरे साथ सब जगह दौड़ती थी, क्योंकि वो चाहते थे कि डैडी किसी भी हालत में इलाज अच्छा हो जाए और वो बच जाए हमारा डैडी। डॉक्टर इजी ने हमको बिठाया, फिर मेरे गले में एक पाइप जैसा गले में डाला। तो मेरी ये ज़बान देखना इतनी बाहर निकाली कि मेरे बेटे और मेरी बहू के आँख से आंसू आने लगे। मेरे आँख से तो आंसू आते ही थे। डॉक्टर एजी ने कहा, शब्बीर भाई आप अब तक सो रहे थे क्या? तो मैंने कहा कि डॉक्टर, मैंने सभी डॉक्टरों को बताया मैं 4 महीने से परेशान हूँ। तो बोले आपको गले का कैंसर हुआ है, इसको थ्रोट कैंसर बोलते हैं, और इसका इलाज डॉक्टर प्रधान के सिवाय कोई कर नहीं सकता। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन पे डॉक्टर प्रधान को अपॉइंटमेंट लिया। मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू हॉस्पिटल में 5 बजे से लेके रात 10 बजे तक थे। अस्पताल में इतनी लाइन थी, इतने पेशेंट थे। हमारा नंबर 45वां था। नंबर आने के बाद में हम गए। जो ट्रीटमेंट डॉक्टर इजी ने की थी वही ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रधान ने की। गले में पाइप डाला जिसमें कैमरा लगा हुआ था, ज़बान जोर से बाहर खींची। चेक करने के बाद में डॉक्टर प्रधान साहब ने कहा कि हम आपका बायोप्सी टेस्ट करवाएंगे, तो कल आप फिक्स कर लीजिए। प्रिंस अली खान में बायोप्सी टेस्ट कराना था। तो मेरे लड़के ने पूछा, सर कितना खर्चा आ जाएगा? बोले बायोप्सी टेस्ट का करीबन 15 से 20 या 25 हज़ार तक का खर्चा आ सकता है। तो हम लोग हिम्मत नहीं आ रहे, हम टेस्ट करवाने के लिए मंजूर हो गए।
मेरे गले से एक टिश्यू निकाला गया, जो टेस्ट के लिए भेजा गया। 3 दिन के बाद उसका रिपोर्ट आया जिसमें कैंसर है, ये साबित हो गया। रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर प्रधान से मिलने गए। मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। डॉक्टर ने जो शब्द कहे वो आज भी मेरे कानों में आता है। ऑपरेशन करना पड़ेगा, वोकल कॉर्ड निकालना पड़ेगा और आपके डैडी कभी नहीं बोल पाएंगे। मेरे तो हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरे बेटे के हाथ पैर ठंडे हो गए। उस वक्त भाइयों, मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरे परिवार वाले की दुआएं, मेरे दोस्तों की दुआएं काम आई। और सबसे बड़ी बात, हमारे हिज हॉलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की दुआ काम आई। और डॉक्टर साहब ने बोले एक काम कर सकते हैं, पहले केमोथेरेपी करके देखते हैं, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया तो ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। और ये केमोथेरेपी का खर्चा करीबन, एक केमोथेरेपी का खर्चा 50,000 आता था, तो 3 केमोथेरेपी का खर्चा 1.5 लाख रुपया करवाना तो था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये केमो हॉस्पिटल में एडमिट होकर लेना पड़ता था, जिसका एक बार का खर्चा 50,000, जिसमें टेस्ट के पहले हमको ब्लड टेस्ट, बहुत सी टेस्टें करवानी पड़ती, जिसका करीबन 2,000 से 2,500 तक का खर्चा आता था। तो ये मुझे केमोथेरेपी 52,000 के ऊपर यानी 53,000 के करीब गिरी। मैं बिजनेस क्लास तो आदमी नहीं हूँ, नौकरी वाला आदमी, परेशान था। बेटे और बीवी के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी डालता, परेशान था। वहाँ पे मुझे मेरे बॉस कंपनी के अकबर अली फर्नीचर के डायरेक्टर मिस्टर असगर खोराकीवाला और प्रिंस अली खान के डॉक्टर अद्विंटा गोरे ने फाइनेंशियली सपोर्ट और इमोशनली सपोर्ट मुझे किया, और कुछ सपोर्ट मुझे चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला। आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ, केमोथेरेपी के बहुत ही साइड इफेक्ट है। हालत लकड़ी की तरह हो चुकी है। केमो लेने के 3 दिन बाद जब हम घर पहुँचते हैं, इसका साइड इफेक्ट बहुत आता है। लूज मोशन होता है, बुखार आता है, घबराहट होती है, रात में सो नहीं पाता हूँ, 5 मिनट में मुंह से कफ निकलता है। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं दे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ, मेरे दुश्मन के दुश्मन को भी ये बीमारी नहीं दे। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में मेरे 3 केमो जो करीब 52,000 के करीब हो चुके थे, तीनों केमो ख़त्म हुए उसके ट्रीटमेंट। उसके बाद में हम परिवार वाले सब खुश हो चुके कि चलो अब ट्रीटमेंट हो गई, अब मैं काम पे जा सकता हूँ और डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके बाद में हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये 3 केमो के बाद में इम्प्रूवमेंट तो है और आपको अभी असली जंग है। फिर मैं सोच में पड़ गया, बेटा भी सोच में पड़ गया कि ये कौन सी असली जंग है। डॉक्टर प्रधान ने कहा आपको 6 केमो और लेना पड़ेगी और 36 रेडिएशन लेना पड़ेगा। 36 रेडिएशन जो प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में नहीं होता है, वो आपको जसलग हॉस्पिटल या तो थाना में बेटनी हॉस्पिटल में होता है। बेटनी हॉस्पिटल में भी उनका पूरा ग्रुप है। तो हम बेटनी हॉस्पिटल गए, वहाँ जाके सब रिपोर्ट दिखाया,
चेक करने के बाद में कहा एक रेडिएशन की कीमत करीबन 2000 होगी, तो मुझे 36 रेडिएशन लेना था। 75,000 तक का उसका खर्चा था। और यहाँ प्रिंस अली खान में एक छोटा केमो, जिसको वनडे क्रिकेट गेम बोलते हैं, सुबह में एडमिट होना है और शाम को वापस घर जाना है। केमो वनडे लेने के लिए मुझे एक केमो की कीमत करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये होती थी। फिर भी यहाँ वो केमो मुझे लेना ज़रूरी था, क्योंकि वो इलाज पहले से ही हो रहा था इनके पास। मेरी जंग शुरू हो गई। रेडिएशन 6 दिन थाना में बैठनी हॉस्पिटल में लेता था और सैटरडे आके केमो प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में लेता था। संडे मुझे वीकली ऑफ मिलती थी। घर पे सोचा आराम करूँगा, पर वो तो रेडिएशन का इफेक्ट, मोशन होता था, सो नहीं पाता था, वही वापस चालू हो गया था। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा। दोस्त, हिम्मत नहीं आ रहा, उसकी वजह भी यह है कि परिवार वालों का साथ नहीं रहता तो मैं हिम्मत हार चुका होता। मैं आहिस्ते आहिस्ते देखता था कि मेरे बाल झड़ने लगे थे। सर ये पूरा टकला हो चुका था, मूंछ निकल चुकी थी, दाढ़ी निकल चुकी थी। अब जो कि सब आई है आहिस्ते आहिस्ते। वो होने के बाद पूरे बाल निकल गए। मेरी शक्ल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा काला हो चुका था। मैं ब्लैक पूरा स्किन हो चुकी थी, जल चुकी थी मेरी स्किन रेडिएशन में। आखिर में मेरे 6 केमो और 36 रेडिएशन भी ख़त्म हुए। उसके बाद में हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब अब क्या करना है। उन्होंने कहा, रेडिएशन के दौरान एक चीज़ और बताना भूल गया, मुझे फूड पाइप लगाया गया था जो मैं बोल नहीं पाता था। गले से में आवाज़ नहीं आती थी, खाना गले में नहीं जाता था। वो फूड पाइप के जरिए मुझे पेट में खाना जाता था। तो डॉक्टर ने कहा पहले तो आप फूड पाइप निकालो। फूड पाइप निकालने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता लिक्विड दो और खाना चालू करो, सॉलिड जो भी हो, रोटी वगैरह। बीवी ने बहुत कोशिश की, बेचारी खाना बना के देती, कोई खाने का टेस्ट नहीं था, मुंह में ज़बान में टेस्ट लगता ही नहीं था। ठंडा पी नहीं सकता था, पीता था तो सर्दी हो जाती थी। मैं ज़िंदगी से बहुत हार चुका था, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा। अब ट्रीटमेंट तो ख़त्म हो चुकी है, अब क्या करूं? दोस्तों, बदन पूरा टूट चुका था। मेरा 74 वेट था, जाके 48 kg हो चुका था। अब एहसास हो रहा था मुझे अपनी आदतों पर, जो आज अफसोस है कि मैं अगर ये आदत कॉलेज के ज़माने से लेके जब छोड़ दिया होता, किया नहीं होता, तो आज मेरे घर वालों को, मेरे परिवार वालों को तकलीफ नहीं होती थी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर आप लोगों को विनती करता हूँ कि आपके आस पड़ोस में किसी को भी बीमारी है तो उनको अगर फाइनेंशियली आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो उनका हौसला बढ़ाइए, उनकी मदद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मेरे हस्बैंड ने आपको बताया है अवेयरनेस ऑफ द कैंसर के बारे में, तो उनके साथ तो मैं 24 घंटा समझो उनके साथ ही थी। तो उनमें क्या क्या तकलीफ़ें हमारे पे आई है, वो कैसे हमें डिटेक्ट किया, वो सब मुझे बताना चाहती हूँ। पहले तो उनको 2-3 महीने से पहले से उनको प्रॉब्लम था, सर्दी थी, ठंडी चलती थी, तो कभी उनको ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। तो मैं एक्चुअली मई में गई थी आउट ऑफ बॉम्बे अपनी फ्रेंड के साथ। जब भी रिटर्न हुई तो उनको बोलने में थोड़ा तकलीफ़ हो रही थी, तो फिर उन्होंने मैंने डिटेक्ट किया कि नहीं, आप अच्छे डॉक्टर को या ENT डॉक्टर को कंसल्ट करिए। ऐसे क्यों, खाने में तकलीफ़ क्यों हो रहे, ठसके चल रहे थे, बोलने में तकलीफ़ थी, तो लेट्स गो कर रहे थे, क्योंकि अब रहते हैं अपन सबब में, सुबह जो गए तो शाम को लौटते हैं ना। अपना कंजर्वेशन होता है हस्बैंड वाइफ के साथ, कभी बहुत मिल जाता है आधा 1 घंटा तो बात कर लेते हैं, बाकी वही रात को खाना खाए, सोए, सुबह उठे, काम पे नाश्ता किए, काम पे चले। दिन भर में
मैं भी ट्यूटर हूँ, मैं भी बिज़ी रहती हूँ पूरा दिन और वो भी अपने काम में बिज़ी रहते हैं। लेकिन जब भी वैकेशन का टाइम था तो ज़रा ध्यान ज़्यादा उनके पर लगा, तो मेरे को मालूम हुआ, उनको बोली कि भाई कंसल्ट करो करके। तो उन्होंने कंसल्ट किया। ENT डॉक्टर अपने जो ऑफिस के नज़दीक थे वो, और बड़े डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो उन्होंने, वो दूर पर था तो उन्होंने लिया नहीं। थोड़ा बहुत ये भी हो गया, लेजीनेस के हिसाब से भी उनको ये हो गए कि भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उन्होंने आदत तो छोड़ ही दी थी। तो कोई डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता कि भाई ये उनसे कैंसर के हिसाब से ही ये हुआ होगा। वो बोला कुछ भी सर्दी के हिसाब से गांठ हुई है या हुई है, ये हुई है। लेकिन ये अभी मालूम पता हुआ कि छोड़ने के बाद भी इनका असर रहता है, बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट होता है और ये कभी ना कभी कैंसर का रूप ले लेती है। और बस, और इसमें तकलीफ़ इतनी हुई है उनको, उनकी जान से, पैसे तो बाजू पे है लेकिन जान से बहुत तकलीफ़ हुई उनको। खाना पीना नहीं होता है, पूरा दिन कफ में, बीमार में, बुखार, पूरा डिजीनेस होता था। और इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है कि जब ये डिजीज़ होती है तो इंसान को, उनको एंकरेज करो, उनको डिस्करेज नहीं करो कि भाई तुमने देखो ऐसी तुम्हारी आदत थी तो हमको ये करना पड़ता है, हमको वो करना पड़ता है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ है जो बुरी सी बुरी आदत को इंसान को निकाल देती है। और दूसरी दुआ जो औरत को अपने शौहर के लगती ही लगती है। अगर शौहर को रोज़ी का लिए हो या बीमार के लिए हो तो औरत ही उनके लिए दुआ कर सकती है, और उनका जो रास्ता है वो औरत ही है, उनके जो बीमारी में हो या तंदुरुस्ती में हो। आज एक औरत ही आदमी को सहारा दे सकती है, और उनका ज़रिया जो उनके बीमारी होने का भी जो दूर होती है वो उनकी दुआ ज़्यादा काम लगती है खुदा के पास। वो दूसरा उनकी सेवा, वो उनका तो जो किया है अपने, उनके अपने शौहर के लिए, वो किधर जाएगा नहीं, वो अपने को रिटर्न होकर कहीं ना कहीं अपने को मिल ही जाएगा। तो अगर किसके वहाँ ऐसा हो रहा है तो उनकी वाइफ कभी उनको डिस्करेज नहीं करे, प्यार मोहब्बत से उनको, उनका इलाज करे, उनको एंकरेजमेंट करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ और जो अपनी मोहब्बत होती है उनको ज़्यादा रिकवर करती है। और कुछ मुझे और कहना नहीं है, बस उनको खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, उनके लिए उनके पीछे रहना है, हाइजीनिक फूड देना पड़ता है उनको। खाने की जो चीज़ें होती है, जूस वगैरह, जो बहुत से जो सब जो मुझे गाइड करते गए उस हिसाब से मैं उनको खाना देती गई। और माशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ से और उनकी नेकी होगी, उनके माँ बाप की नेकी होगी, तो आज ये जो बड़ी बीमारी से, बिना ऑपरेशन की बीमारी से ये मुब्तला हो गए हैं। डॉक्टर भी बहुत ही खुश हुए कि तुम्हारे फैमिली सपोर्ट के हिसाब से आज वो इंसान इतना खराब हो गया है। लेकिन उनको फॉलोअप करना ही करना है। 2 महीने के बाद उनको हर 2-2 महीने उनको फॉलोअप करके डॉक्टर को दिखाना ही है कि भाई ये आगे हुआ है, आगे उनका क्या है, कैसा उनकी रिकवरी है, कैसा है। इंशाल्लाह अभी 2 महीने 8 दिन तो काम पे नहीं गए हैं, वो पूरा 9 महीने हो गए घर पे ही रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 2 महीने के बाद वो काम पे शुरू हो जाएंगे, तो जो भी तकलीफ़ें थी हमको फाइनेंशियली जो भी था वो पूरा हो जाएगा हमारा। इसलिए बस दोते हैं कि जिसको ये बीमारी हो तो उनको फाइनेंशियली तो किधर न किधर से हेल्प मिल जाती है, लेकिन जो एंकरेजमेंट फैमिली मेम्बर्स देते हैं और वाइफ देती है वो किधर को और नहीं दे सकता उनको। बस शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आज मेरे ससुर जी ने इतना बड़ा डिस्क्लोज़ किया कि वो ये सब आदतें करते थे या ये सब चीज़ें करते थे, तो बस उनका यही है कि हमारे पे जो गुजरी, हमारे फैमिली वालों पे जो गुजरी वो कोई और ना देखे। मैं उनके साथ हॉस्पिटल जाती थी। जब हम पहले दिन डॉक्टर सुल्तान प्रधान से मिलने गए तो पहला ही उन्होंने हमारे हाथ में एक फॉर्म थमा दिया और उसके अंदर पहला सवाल था कि तुम ड्रिंक्स लेते हो, सिगरेट पीते हो, शराब पीते हो। उसी से ही जाहिर हो जाता था कि ये कैंसर का होने का ज़रिया या एक ही रीज़न से होता है, वेदर थ्रोट कैंसर बेसिकली, नॉट अदर ऑल द कैंसर्स बट थ्रोट कैंसर यही चीज़ों से होता है। और उनको इतना तकलीफ़ हुआ कि एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम हम भी हिम्मत हार गए कि बाबा कैसे होगा, अभी बस अल्लाह कुछ रास्ता अच्छे से निकाल दे और सहल हो जाए ये चीज़। वो बोल नहीं पाते थे, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि वो कभी कभी आवाज़ देते थे, हम लोग काम में हमको सुनाई नहीं देता था, वो आवाज़ देते रहते थे लेकिन हमको सुनाई नहीं देता था और हमें लगता था कि अल्लाह, एंड ही यूज्ड टू फील इग्नोर्ड कि हम लोग इग्नोर करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन वो उनका आवाज़ ही बंद हो चुका था, बोल ही नहीं पाते थे। वो जहाँ पे काम करते हैं वो भी वहाँ पे उनका बेसिकली मेन है बोलना,
आप कहीं पर भी काम करो या कहीं पर भी कुछ भी करो तो बेसिकली आपको आवाज़ होना चाहिए। उनके पास वो आवाज़ ही नहीं था। मतलब वो कब अच्छे हो गए, वो काम पे वापस जाएंगे कि नहीं, उनको उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा कि नहीं, वो खड़े होगे कि नहीं। और हम फैमिली वाले बस दिन रात वही समझा देते हैं, अल्लाह बड़ा है, गॉड इज़ ग्रेट, वो सब अच्छा करेगा, डोंट वरी डोंट वरी। हमने कभी उनको डीमोटिवेट नहीं किया। हमारे दिल में हमेशा था कि अल्लाह होगा कि नहीं, या अल्लाह होगा कि नहीं, लेकिन हमने उनको हमेशा इनकरेज किया कि नहीं होगा, नहीं होगा। एंड टुडे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इसके अंदर डॉक्टर ने बोला कि ही हैज़ रिकवर्ड वेरी वेल। और उन्होंने जो रिकवरी दिखाई है, जो बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन फ्रॉम एवरीबडी, इट वाज नॉट ओनली द फैमिली, द बैकअप वाज हिज फ्रेंड्स, जो संडे टू संडे आके मिलते थे, उनको इनकरेज करते थे, कहते शब्बीर भाई तुम तो बहुत ही ग्रेट हो, तुमने तो बहुत नेकिया की है, आएगी कभी ना कभी आड़े, योर गुड डीड्स ऑलवेज पेड ऑफ। उन्होंने बहुत मददें की है, सब पे ऑफ हुआ उनको। हमारा तो अभी कहीं पे भी पैसे भी लेने जाओ तो वहाँ पे भी बहुत बार ऐसा लगता था कि वो लोग कैसे देखेंगे हमको, बाबा ये बीमारी हुई है। लेकिन कहीं पे तो ऐसा हुआ कि किसी ने दिया, मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे दिया, एक बार गए दे दिया कि हाँ वो अल्लाह रास्ता करके देता है, पैसे की तो कोई फिक्र ही नहीं थी। वो बीमारी दी है, वो सहल भी वो करेगा, बस तुम्हारा उनकी तरफ मोटिवेशन, उनकी तरफ हेल्प। और एक बात बोलना चाहती हूँ, आई वॉज ऑल्सो कॉलेज गोइंग गर्ल। मैंने भी मेरी कॉलेजेस में बहुत देखा, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट, वो लड़की को होशियारी मारने के लिए स्मोकिंग, देन नाइट क्लब्स, पार्टीज, पब्स, डिस्कोज, वहाँ पे ड्रिंकिंग तो एक नॉर्मल कॉमन हो गया। तू नहीं पीता है, अरे तू नहीं पीता है, इट इज द ट्रेंड करेंटली। अरे तू नहीं पीता है, अरे उसमें क्या, एक तो मान ले, वो एक तो मान ले, कब लत बन जाती है और कब तुम्हारे जिंदगी के आड़े आ जाती है। और फिर बुढ़ापे में जब तुम्हें एंजॉय कर, जब तुम नाना नानी दादा दादी बनो या बाप बनो, तब मालूम पड़ता है अरे अब तो मेरे हाथ में जिंदगी ही नहीं बची है, मेरे को इतनी बड़ी बीमारी हो गई। बस वो एक दोस्त के कहने पर करे तू नहीं पीता है। इसके लिए सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डू नॉट गेट इंडल्ज इन सच एन एक्टिविटी विच यू हैव टू पे ऑफ इन द फ्यूचर। अपनी परिवार की तरफ देखो। और जो लोग कर रहे हैं अभी भी, कॉलेज गोइंग, एजेड जिनके बच्चे जो कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज छोड़ दो मत, अपने हाथ से वो बोलते हैं कुल्हाड़ी पे जाके पैर मत दो, प्लीज रिक्वेस्ट, थैंक यू। कॉलेज गोइंग बच्चे, लड़का हो या लड़की, बेटे मैं एक बाप की हैसियत से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, रास्ते में मैं गुजरता हूँ, बच्चे भी ये गुटखा खाते हैं और हुक्के की बुरी आदतें भी है। बड़े लोगों को भी बतलाऊँ कि ये सब आदतें छोड़ दें, ये फैशन कुछ दिनों का है, जब अपने पे आती है तो फैशन फैशन नहीं रहता है, वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। आप प्लीज़ ये छोड़ दो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन सब मालूम होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती कर बैठा। अगर कोई आप सब में ये पी रहा है कोई आदमी, और कोई आदमी ये गुटखा खा रहा है, तो उसको रोकिए, उनको बताइए कि इससे क्या हो सकता है, परिवार वाले कितने तकलीफ में आ सकते हैं। आखिर में मैं अपने पूरे परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरे पड़ोसियों, मेरे दोस्तों को और मेरे अकबर अली फर्नीचर के फैमिली मेंबर्स जो मेरे साथ में काम करते हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे बहुत ही सहारा दिया, सभी चीज़ से मुझे नर्वस नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात मेरी बीवी, जिसने मुझे पूरा इसके दौरान बहुत ही सपोर्ट किया, और मेरे सेठ असगर खोराकीवाला
और रशीदा खोराकीवाला, जिन्होंने मुझे बीमारी से उठाने के लिए मुझे वापस सपोर्ट किया और मुझे रिकवरी करने में मेरी मदद की। मैं सभी का धन्यवाद और सहे दिल से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ताला इन सभी की मुराद पूरी करे और इनकी जो उम्मीद है वो उम्मीद पूरी करे। आमीन। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। मुझे हमारे व्यूअर्स को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि 1 अप्रैल 2017 से मिस्टर सूरतवाला ने अपनी ऑफिस ज्वाइन कर लिए दोबारा। मुमरा टीवी की टीम की तरफ से मैं मिस्टर सूरतवाला को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ उनकी नई ज़िंदगी के लिए, और हमारी टीम की तरफ से बहुत सारी दुआएं कि उन्हें अल्लाह सेहत दे और एक कामयाब ज़िंदगी अता करे। आमीन। That's all for the show. See you in our next episode, inshallah. Till then, take care. And remember, we'll keep raising our voices until it is heard loud and clear. Khuda Hafiz.